Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World. Today we are going to cover poem number 3 of class 12, that is Keeping Quiet. The poet of this poem is Pablo Neruda. So let's talk about the poet first. He was born in 1904. He won Nobel Prize for Literature in year 1971. And he used green ink, which was his personal symbol for desire and hope. मीन्स जब भी वो लिखते थे तो वो ग्रीन इंक का यूज़ करते थे, जिसको वो डिज़ायर और होप का सिंबल मानते थे. ही इज़ फेमस फॉर हिज सिंपल राइटिंग्स. बहुत ही सिंपल तरह की पोम्स लिखते थे, कोई बहुत आर्टिफिशियल लैंग्वेज इतनी यूज़ नहीं करनी, ज़्यादा उन्होंने मेटाफर्स वगैरह यूज़ नहीं किए. He's basically this poem Keeping Quiet was originally written in Spanish. उसको पहले स्पेनिश में लिखा गया था. एंड अगर इस पोम की थीम्स की बात करें तो पेब्लो नेरूडा की ज़्यादातर पोम्स जो है इट इज़ बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन. अब ये दोनों टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है. एंड ये दोनों ही थीम्स रेट्रोस्पेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन आज के टाइम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक एंड रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्शंस. जो भी हम करते हैं उसका मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है. इसी को ही हम रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं. जो आप कर रहे हो उसको समझना, उसको रिफ्लेक्ट करना कि हम कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट इज़ रेट्रोस्पेक्शन. अपने आप को जानना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर हमें लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए, इफ़ खुद के साथ पीस नहीं ढूंढ पाओगे, अगर आप अपने साथ ही शांति नहीं बना पाओगे, अपने माइंड को शांत नहीं कर पाओगे, तो आउटर वर्ल्ड में भी यू विल नॉट एबल टू फाइंड द पीस. अगर आपको अपने अंदर ही पीस नहीं मिल रही है तो बाहर के वर्ल्ड में भी आप पीस नहीं ढूंढ सकते हो. आपका माइंड बिल्कुल भी काम नहीं रहेगा. एंड इसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन. अपने अंदर झांकना, अपने अंदर की पीस को ढूंढना, अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट करना इज रेट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांकना इज इंट्रोस्पेक्शन. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस पोम ऑल्सो. एंड पेब्लो नेरूडा की ज़्यादातर पोम्स जो हैं वो इन्हीं दो थीम्स पे बेसिकली यही दो थीम्स वो पोर्ट्रे करते हैं. नाउ लेट मी रीड द पोम एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट स्टैंजा वाइज. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. So this was the poem and now I will explain it stanza wise as I've told you. So here is the explanation for stanza 1, that is from now we'll count to 12 till not move our arms so much. So here poet is trying to explain, he is asking us to count up to 12 in their mind. Now अब इस 12 का रेफरेंस यहाँ पर जो लिया हुआ है पोएट ने, वो क्यों लिया है, बिकॉज 12 तक ही काउंट करने को क्यों बोल रहा है, वो ऐसा क्यों कह रहा है. इट इज़ बिकॉज 12 रिप्रेजेंट आवर्स ऑफ डे और मंथ्स ऑफ ईयर. क्लॉक पर जो नंबर होते हैं वो भी 12 होते हैं. तो आप इसको कह सकते हो कि हमें टाइम का इम्पोर्टेंस दिलवाने के लिए या टाइम को रेफ़र करने के लिए ही हैज़ यूज्ड द नंबर 12. इसको आप मंथ या फिर आप इसको 12 नंबर्स ऑन द क्लॉक से भी कंपेयर कर सकते हो. पोएट वांट अस टू बी काम एंड स्टिल. टाइम के साथ हम बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं. सो पोएट चाहता है कि हम कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए हम टाइम को चलने दें बट खुद रुक जाएं. द टाइम तो विल कीप ऑन मूविंग बट यू हैव टू स्टॉप. वो इमेजिन करता है कि क्या सिर्फ
कुछ टाइम के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ भी ना बोलें। एंड ही इज टारगेटिंग एवरीवन, जो भी इस प्लैनेट पर रहते हैं, एवरीवन। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है दैट सब लोग एक ही मोमेंट पर स्टिल हो जाएं एंड कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना हो। सो पोएट इज इमेजिनिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट हियर। ही नोज दैट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स जस्ट हिज इमेजिनेशन, दैट वो सोच रहा है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता। Last line also means that people on earth of different nations, different language should not speak any word, any language, and they should speak the language of silence. अब जो last line है यहाँ पर, that let's stop for 1 second and let not move our arms so much. अब यहाँ पे arms जो है वो physical activity भी हो सकती है, and वो जो language को refer कर रहे हैं poet यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए क्या हम ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी nation या कोई भी जो डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में नेशंस को लेकर, लैंग्वेजेस को लेकर, हम अलग अलग कंट्री के लोग हैं, ये सब चीज़ों को भूलकर क्या इस प्लैनेट के सारे लोग साइलेंस नहीं मेंटेन कर सकते? आई नो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट है, बट जब ऐसा होगा तो उस समय ये सब लोग एक ही लैंग्वेज बोल रहे होंगे, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। सो हियर पोएट इज ऑल्सो फोकसिंग अबाउट एंड ही इज आस्किंग अस टू फॉरगेट ऑल द डिफरेंसेस वी हैव, जितनी भी भेदभाव है हम सब भूल जाएं। नो फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, ओनली स्टिलनेस। कुछ फाइट्स नहीं करनी है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, सिर्फ एक चीज़ होगी, दैट इज कामनेस एंड स्टिलनेस। Moving on to the next stanza, it would be an exotic moment without rush, without engines, and we all would be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Now, as I have told you, ये एक तरह का exotic moment होगा। exotic मतलब extraordinary, rare, बिल्कुल अलग हट के, कोई शोर नहीं, रश नहीं, नो इंजन्स रनिंग। अब इंजन्स को आप यहाँ पे मशीन्स के इंजन्स बोल सकते हो, ये जो फैक्ट्रीज में मशीन्स होती हैं, या व्हीकल्स जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं। सब लोग काम एंड क्वाइट हों और इस स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर से जुड़े रहें। पता है वो बार बार बोल रहे हैं ये स्ट्रेंज है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब लोग एक ही साथ शांत हो जाए और एक साथ स्टिल हो जाए। स्ट्रेंज इसलिए इसको बार बार बोल रहा है क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ भी नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ है पहले, तो इसलिए वो बार बार पोएट इसको स्ट्रेंज कह रहा है। देन ही सेड फॉर अ मोमेंट, फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब फिशरमैन जो ठंडी रिवर में काम कर रहा है और साथ साथ उनको वेल्स को हटाकर सॉल्ट भी गैदर कर रहा है, उसके दो काम है कि एक वो सॉल्ट गैदर कर रहा है ठंडी रिवर में खड़े होकर, और साथ में वेल्स को भी वो साइड कर रहा है ताकि उसको तंग ना करे। तो क्या वो उस कुछ समय के लिए वो इंसान रुक नहीं सकता? वो आदमी वो अपने जॉब को रोक कर अपनी लाइफ को समझे कि वो एक्चुअली में कर क्या रहा है। नो वेल्स का जो यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है इसलिए दिया हुआ कि क्योंकि ह्यूमंस बिना सोचे समझे नेचर या एनिमल्स को हर्ट करते हैं, हार्म करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। यहाँ पर मैंने आपको यही बताया, उसको सॉल्ट गैदर करना था, अच्छा वो वेल्स को कहीं ना कहीं साइड कर रहा है या फिर उनको हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तो वेल्स का जो रेफरेंस है ना यहाँ पे, वो पूरे नेचर से हमने पोएट ने उसको कंपेयर किया कि ह्यूमंस अपने फ़ायदे के लिए नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं, कि तो क्या वो थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते और रेट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते कि वो कर क्या रहे हैं। सो अब उन्हें ब्रेक लेकर ये समझ जाना चाहिए कि व्हाट आर वी डूइंग एक्चुअली। वही फिशरमैन अपनी अर्निंग के लिए, अपनी कमाई के लिए अपने हैंड्स को हर्ट कर रहा है, तो क्या वो अपने हर्ट हैंड्स के बारे में ध्यान नहीं दे सकता? थोड़ी देर 2 मिनट रुक कर, जब हम सॉल्ट गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो हमारे हैंड्स ना काफ़ी ज़्यादा फट जाते हैं, इफेक्ट होते हैं, क्योंकि सॉल्ट थोड़ा सा केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, तो हमारे हैंड्स काफ़ी फटते हैं। लेकिन इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में उस इंसान के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने हैंड्स की चोट को या अपने हैंड्स के पेन को नोटिस करे। मे बी बाय कीपिंग क्वाइट वो ये सब ध्यान दे सकता है, वो अपनी लाइफ को ढंग से रेट्रोस्पेक्ट कर सकता है। Moving on to the third paragraph, those who prepare green wars with gas, with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Now poet अब टारगेट करता है उन लोगों पर जो ग्रीन वेल्थ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। Now what is green wealth? यहाँ पर ग्रीन वेल्थ का मतलब है जो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ग्रीन वेल्थ इज आर नेचर, द ग्रीनरी, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड वो सोल्जर्स जो वेपन यूज़ करके ह्यूमन रेस को ही हार्म कर रहे हैं, उन्हें रेट्रोस्पेक्शन की सबसे ज़्यादा नीड है। वो बार बार रेट्रोस्पेक्शन के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन किसको ज़्यादा नीड है सबसे ज़्यादा रेट्रोस्पेक्शन की?
उन सोल्जर्स को जो वेपन्स यूज़ कर रहे हैं और वो लोग जो हमारे नेचर को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं बिना सोचे समझे अपने फ़ायदे के लिए बस। गैस हेयर मीन्स कैन बी बॉम्ब्स एंड पोल्यूशन, वॉर्स विद द गैस जो बोला हुआ उसमें बॉम्ब्स को रेफर कर सकते हो या पोल्यूशन को रेफर कर सकते हो। एंड फायर यहाँ पे जो बोला है वॉर्स विद फायर मीन्स योर गन्स, योर बॉम्ब्स, योर वेपन्स। नो क्यों कर रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, और एंड लाइफ को क्यों इतना ज़्यादा इन्होंने कॉम्प्लिकेट क्यों कर रखा है। बेसिकली जो ये वॉर्स कर रहे हैं इसका फ़ायदा क्या हो रहा है नहीं, तो ये सब समझना इज़ द नीड ऑफ द आवर। आज की नीड है ये, जब तक ये समझेंगे नहीं तो ये अपनी लाइफ को और ज़्यादा ख़राब करते रहेंगे, कॉम्प्लिकेट करते रहेंगे। सो इन्हें रेट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और ये सब समझना जो लाइफ का मीनिंग है वो रेट्रोस्पेक्शन से ही आएगा। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर मीन्स ऐसी विक्ट्री का क्या फ़ायदा जिसको सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी ना बचे। जब आप वॉर्स करते हो तो आपके खुद के लोग भी तो उसमें सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ, वो भी तो मरते हैं। तो जब कोई बचेगा ही नहीं तो ऐसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करके क्या फ़ायदा। नाउ पोएट हेयर इज आस्किंग अस टू पुट ऑन द न्यू क्लोथ्स। इसका मतलब क्या है, नए कपड़े का मतलब ये नहीं है कि बाहर से कपड़े खरीद लो, मीन्स टू अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच। हम सबको ये सब बदल कर एक न्यू लाइफ अप्रोच अडॉप्ट करना होगा एंड समझना होगा दैट किलिंग अदर्स इज़ नॉट अ विक्ट्री। लोगों को मारना कोई विक्ट्री नहीं है, इसका ट्रू मीनिंग समझो, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो उसको समझो। इतनी डिस्ट्रक्शन करके किसी को भी कभी भी कोई भी हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाकर, हार्म कर कर आप कभी भी खुशी से नहीं बैठ सकते। पोएट ये बोलना चाह रहा है। सो हियर ही इज़ प्रमोटिंग ब्रदरहुड, पीस एंड यूनिटी। एक तरह से वो ये तीनों चीज़ों का इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा है और उसको प्रमोट कर रहा है कि प्लीज़ ब्रदरहुड मेंटेन करो, पीस मेंटेन करो, यूनिटी बनाकर रखो। अब पोएट लास्ट के 2 लाइन्स में ये क्लियर करना चाहते हैं कि उनकी बात का ये मतलब नहीं है कि आप लोग ब्रीथ ही ना करो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टोटल इनएक्टिविटी इज डजंट मीन टू डाई, कि बिल्कुल ही मर जाओ और कोई एक्टिविटी ना करो। वो ये बोल रहे हैं इनएक्टिविटी को डेथ से कंपेयर मत करना। वो चाहते हैं कि हम सब अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट करें, अपने कामों को रोक कर। दैट इज़ द इनएक्टिविटी विच ही इज़ रेफरिंग। और अपने लाइफ को समझें, और वो सब तभी आएगा जब आप रेट्रोस्पेक्ट करोगे। Moving on to the next paragraph, life is what is about. I want no truck with that. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. It's a very meaningful paragraph. Poet is trying to say that we all are busy with our lives. हम सिर्फ एक ही काम को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं and we all are acting like mere machines. हम बिल्कुल मशीन्स की तरह काम कर रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना इमोशंस के, बस काम ही करते जा रहे हैं। हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए, चाहे वो फूड हो या मनी हो, कुछ भी कर सकते हैं। एंड डेथ से सबसे ज़्यादा हम लोग डरते हैं और काफ़ी स्केर्ड हैं उस चीज़ को, काफ़ी फेयर है हमें डेथ का। तो अब डेथ से बचने के लिए भी हमें जो भी करना पड़े, वी आर डूइंग दैट। प्रेजेंट से ज़्यादा बॉदर हम फ्यूचर को लेकर करते हैं, इसलिए एवरीवन दे आर जस्ट लाइक मैड मैन, दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क। पागलों की तरह से जब बस सिर्फ काम करने में लगे हुए हैं, अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं। पोएट कहता है दैट इफ़ 1 मिनट के लिए भी हम पॉज ले लें तो हम अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम इंजॉय कर सकते हैं अभी तक हमने जो भी लाइफ से अचीव किया है। फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट लिविंग आवर लाइफ, वी आर नॉट रिफ्लेक्टिंग ओवर इट। तो जो खुशियाँ हैं हम उसको भी नहीं देख रहे हैं, बस लग जाते हैं मशीन्स की तरह काम करने। पोएट सजेस्ट करता है बाय कीपिंग क्वाइट और बाय मेडिटेटिंग फॉर सम टाइम मे बी हम अपने लाइफ के पर्पस को समझ पाएँ, और सिर्फ भागने से कुछ नहीं होगा, जो किया है उसे रिफ्लेक्ट करके उसे समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now the last paragraph, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. So here poet is asking us to learn something from the nature, especially from our mother earth. अपनी mother earth से वो हमें सीखने के लिए कुछ कह रहे हैं। जैसे अर्थ में विंटर के टाइम पर सब फ्रीज हो जाता है, सब लाइफलेस लगता है, एकदम बंद,
एकदम शांत हो जाता है। बट स्प्रिंग आते ही एवरीथिंग बिकम्स ब्यूटीफुल, सब लाइवली हो जाता है। इसी तरह हमें भी इस पॉज की बहुत ज़्यादा नीड है ताकि हम भी अपने लाइफ को स्प्रिंग की तरह और ब्यूटीफुल बना सकें। जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करोगे तब तक किस तरह से आप अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बना सकते हो या चेंज कर सकते हो। लाइफ का पर्पस समझ आ जाएगा अगर आप इस तरह से करोगे, और जो हमारे लिए एक लाइफ रीबर्थ की तरह होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि स्प्रिंग टाइम पे दोबारा से रीबर्थ हुआ है, बहुत सारे प्लांट्स आ रहे हैं, तो हमारा भी रीबर्थ होगा अगर हम रेट्रोस्पेक्ट करेंगे। तो अगेन पोएट अपने मैसेज को कन्वे करता है, दोबारा से वो वही मैसेज बोल रहा है सो दैट लोग उसके पर्पस को समझें। सो ही आस्क्ड देम अगेन टू काउंट टिल 12 एंड ही वॉक्स अवे। कहते हैं कि अब तुम लोग दोबारा काउंट करो 12 तक, मैंने जो बोला था प्लीज़ उस चीज़ को आप करिए, एंड मैं यहाँ से जाता हूँ ताकि आपके इस प्रोसेस में आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि उस प्रोसेस के लिए आपको सिर्फ अपनी ज़रूरत होती है। यू हैव टू बी अलोन व्हाइल यू रेट्रोस्पेक्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पोम कीपिंग क्वाइट। For question answers, themes, word meanings, the link is there in the description box. Go through the document, and if you have any problem you can write in the comment section anytime. You can ask me. Stay tuned for the next video. Bye bye.